जरा सोचिए, आज से 500 साल से भी पहले सिर्फ एक समुद्री सफर, और उस एक सफर ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसने एक पूरे सबकॉन्टिनेंट का, मतलब हमारे भारत का इतिहास और भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बस एक नए समुद्री रास्ते की खोज से। यही वो पहली कड़ी थी, वो पहला डोमिनो जो गिरा। वास्को डी गामा का 1498 में कालीकट पहुंचना। बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद भारत में यूरोपीय ताकतों का एक लंबा और सच कहें तो काफी कॉम्प्लेक्स इतिहास शुरू हो गया। तो चलिए, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने ये सब कुछ शुरू किया, जिसने वो पहली सबसे जरूरी यात्रा की। और वो नाम था वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली खोजकर्ता जिसने समंदर के रास्ते दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक दूसरे से मिला दिया, हमेशा के लिए। तो ये थे वो साहब जिन्होंने भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता खोला। पर उनकी ये यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। गवर्नरों का आना, नई नई पॉलिसीज का बनना और फिर जमीन पर कब्जे के लिए लड़ाइयां, इन सब ने मिलकर भारत में पुर्तगाली ताकत की कहानी लिखी। तो हुआ ये कि साल था 1498। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो पहले यूरोपियन थे जो इस बिल्कुल नए पूरे समुद्री रास्ते से यहां तक पहुंचे थे। और जानते हैं क्या, शुरुआत में तो उनका स्वागत भी हुआ। वहां के जो लोकल राजा थे ज़ैमोरिन, उन्होंने वेलकम किया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ खोजबीन की नहीं रह गई थी, अब ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी बन गई थी, सत्ता हासिल करने की, अपना कंट्रोल जमाने की। और इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है पहले पुर्तगाली गवर्नर की, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। साल 1505 में उन्हें एक ही काम देकर भेजा गया था कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की जड़ें जमा दो। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसका फंडा बहुत सिंपल था, जमीन पर बड़े बड़े किले बनाने से बेहतर है समंदर पर कब्जा करो, मतलब हिंद महासागर को कंट्रोल करो। क्योंकि अगर समंदर आपके काबू में है तो उससे होने वाला सारा का सारा ट्रेड भी आपके काबू में होगा। तो असल में उनका मकसद क्या था? मकसद था समंदर से होने वाले हर एक जहाज, हर एक व्यापार को लाइसेंस देना, उसे कंट्रोल करना। सीधे सीधे कहें तो उन्होंने इंडियन ओशन को एक तरह का हाईवे बना दिया था, और टोल वसूलने वाले वो खुद थे। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जहां अल्मेडा का पूरा फोकस समुंदर पर था, वहीं उनके बाद जो गवर्नर आए उनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। और ये स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और ये बदलाव हकीकत बना 1509 में, जब अफोंसो डी एल्बुकर्क दूसरे गवर्नर बनकर आए। आते ही उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया, गोवा, जो उस वक्त एक बहुत ही अहम बंदरगाह था। और देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, भारत में किसी यूरोपियन ताकत द्वारा कब्जाया गया पहला बड़ा इलाका। पर क्या पुर्तगालियों के लिए सब कुछ इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले भी मैदान में थे। बहुत जल्द ही उन्हें यहां की ताकतवर लोकल शक्तियों से जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। चलिए, अब टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, सीधा साल 1739 पर। यह साल पुर्तगालियों के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त था, एक ऐसा मोड़ जो उनके पतन की तरफ इशारा कर रहा था। इसी साल उस दौर की एक बड़ी ताकत मराठों ने पुर्तगालियों के दो बड़े गढ़ सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया। ये पुर्तगालियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि अब भारत की अपनी शक्तियां यूरोपीय ताकतों को सीधी टक्कर दे सकती थीं। तो ये सारी कहानी हमें एक बात पर लाकर खड़ी करती है कि पुर्तगालियों का भारत आना सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये तो एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। इन शुरुआती घटनाओं ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, पुर्तगालियों का ये जो पहला कदम था, इसका भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या मतलब निकला? सोचिए, ये वो एक चिंगारी थी जिसने आने वाली सदियों की घटनाओं की आग को भड़का